सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोहे सब्बसाऊणम्। हमारी इंद्रिय मारणा पर चर्चा चल रही है और इसमें कल हमने द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय, सबसे पहले इंद्रिय के दो भेद होते हैं, फिर द्रव्य इंद्रिय के दो भेद कहो या दो चीज़ों से मिलके बनी, निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति मतलब रचना, उपकरण यानी उसकी हेल्प करे। तो ये हो गई बात है ना, निवृत्ति उपकरण। और निवृत्ति फिर दो प्रकार की और उपकरण दो प्रकार का, अभ्यंतर बहिरंग, अभ्यंतर बहिरंग। उसमें ऐसा देखा था कि आँख के जो भौं पलकें आदि हैं ये सब है इसमें बाह्य उपकरण। फिर जो सफ़ेद और काला मंडल है वो है अभ्यंतर उपकरण, ये भी उपकरण। फिर जहाँ उसकी इमेज बन रही है एग्जैक्टली वो है हमारे बाह्य निवृत्ति, और अभ्यंतर निवृत्ति कहेंगे आत्म प्रदेशों को। ठीक है, ऐसा होगा। ऐसे ही एक और देख लेते हैं जिससे पक्का हो जाए, आजीवन के लिए अपने को कॉन्सेप्ट हो जाए। सर भी आ गए तो उनको भी एक बार हो जाए क्लियर। तो एक और अपन लगाकर देख लेते हैं, जिह्वा पर लगाकर देखते हैं। जिह्वा पर, जिह्वा में जो दांत आदि हैं वो है बाह्य उपकरण। फिर इतनी मोटी जिह्वा में जितने जगह पर टेस्ट फील होता है उसको छोड़ के बाकी जितना है वो अभ्यंतर उपकरण। फिर ऐसे ही जहाँ पर एग्जैक्टली टेस्ट आ रहा है थोड़ी सी जगह ऊपर का सरफेस वो है बाह्य निवृत्ति, और उस जगह पर जो आत्म प्रदेश है वो है निवृत्ति। ठीक है, ऐसे कान में लग जाएगा कि जो भी बाहर की रचना है ये है उपकरण में भी बाह्य उपकरण। फिर साइंस में अपन वो कान का डायग्राम पढ़ते हैं, ये आता वो आता 10-12 चीज़ें होती है उसमें। तो उसमें जहाँ एग्जैक्टली बस एक जगह है जहाँ पर आवाज़ सुनाई दे रही है, बाकी सब उसी के लिए। और जैसे जगत में बहुत चीज़ें हैं, जैसे मतलब पूरा मैं बैठा हूँ लेकिन प्रवचन तो कहाँ से होता है, मुख से। मतलब एक जगह होती, बाकी पूरा होना जरूरी है, अकेला मुख थोड़ी आ जाएगा। ऐसे ही लेकिन पूरे कान में जहाँ सुनाई देता है एग्जैक्टली उसको छोड़ के बाकी जितना है वो अभ्यंतर उपकरण। बाह्य उपकरण ये सब बाह्य उपकरण, अभ्यंतर उपकरण। अंदर की रचना में जो मेन नहीं है ऐसा ही है, वो सब है अभ्यंतर उपकरण, ये सब उपकरण। फिर जहाँ सुनाई दे रहा है उतनी पुद्गल की रचना जो है वो है बाह्य निवृत्ति। वो निवृत्ति में जाए, उपकरण हो गए, फिर निवृत्ति। और उस जगह पर जो आत्म प्रदेश है वो है अभ्यंतर। ठीक है, ये चार है। तो यदि हम इसको सीधा सीधा बताएं तो जो बिल्कुल बाहर की संरचना है वो बाह्य निवृत्ति, बाह्य उपकरण। अंदर की संरचना लेकिन जो मेन नहीं है वो अभ्यंतर उपकरण। जो मेन है वो बाह्य निवृत्ति, और उस जगह पे जो आत्म प्रदेश है वो अभ्यंतर निवृत्ति। इस प्रकार चार भेद कहो या फिर पार्ट्स कहो, इनको मिलके क्या बनती है, एक द्रव्य इंद्रिय कंप्लीट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रकाश आदि अनुकूलता भी चाहिए, और तत्संबंधी क्षयोपशम तो हो गई। रचना भी है मतलब क्षयोपशम है, ऐसा है ही। बाहर में देखो, अंदर में क्षयोपशम है, बाहर में रचना सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यदि बाहर में रचना है या फिर कच्ची पक्की भी हुई है तो अंदर में तो पक्के से क्या है, वो क्षयोपशम है। और रचना तो हम सुनते हैं कि भी 6-6 महीने लग जाते हैं तब जाकर इंद्रियां प्रॉपरली बनना चालू होती, बच्चे पेट में रहते हैं मनुष्यों के। लेकिन उसको क्षयोपशम कब से है, बिल्कुल विग्रह गति से ही है ना, वहीं से क्षयोपशम तो वहीं से लेकर आए। जैसे कोई अंधा रहता है, मतलब आँख तो है, मनुष्य है तो आँख तो है, अंधा है लेकिन क्षयोपशम है, दृष्टि संबंधी, भले जन्मांध है वो तो भी उसको क्षयोपशम संबंधी वो आए। मनुष्य तो सब पंचेंद्रिय, आप तो इसकी बात कर रहे हैं, अपर्याप्त मनुष्य भी पंचेंद्रिय है सब। पंचेंद्रिय है
जबकि उनको तो कभी देखने नहीं मिलना, सुनने नहीं मिलना, लेकिन वो पंचेंद्रिय संबंधी छह उपशम लाते हैं, अच्छा वो कहलाता लहलाते हैं। कहलाता कि वास्तव में है कहलाता नहीं है, लाते हैं। वस्तु स्वरूप से उनके तत्संबंधी छह उपशम होता है, लेकिन चूंकि वो अपर्याप्त ही होते हैं, तो अपर्याप्त लोग क्या करेंगे, रचना ही नहीं होनी। एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, ये वाली बात अपन को जो कर्म सिद्धांत भी है, जैसे अपन लगाते ना बाहर में, मतलब वो चाहे समय, लेकिन उसका यूज नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अपने पास भी इंद्रिय है, लेकिन अपन हर चीज़ कहाँ सूंघ पा रहे हैं, वहाँ अपन को होना चाहिए। अब मेरे घर में जो बना, आपके घर में जो बना, उसकी स्मेल हम लोग यहाँ बैठ के कैसे ले लेंगे? उसके लिए भी एक और कारण चाहिए कि नाक बिल्कुल सही है, टेस्ट भी है, लेकिन नज़दीकी नहीं है। सब चाहिए, कुछ देखना है मुझे आपको, लेकिन अंधेरा है, अब कैसे देखूंगा मैं आपको? आदि बात है, ठीक, चलिए। और भावेंद्रिय दो प्रकार की, मतलब बाहर में प्रकाश आदि तो चाहिए ना, चाहिए। एक बार प्रश्न हुआ था ऐसा बहुत पहले, तो चल रहा था तनिंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, उस समय हमने पूछा तो अनिंद्रिय तो ठीक है, आपने मन कह दिया, और बाहर के लिए वो कोई निमित्त नहीं है। नहीं निमित्त है ना, वो तो आया ही था, इसी में आया था। अभी तो सर अपन धवला से चल रहे हैं, अभी वहाँ से उसमें नहीं है, लेकिन इसमें आ गया, थोड़ा यहाँ से पढ़ा, फिर अपन यहाँ आ गए। यहाँ पे बहुत अच्छा दिया है, मतलब बाहर प्रकाश आदि भी निमित्त बनते हैं। रहेगा ही नहीं, वो कहते नहीं भाई तो अंधेरा तो दिख रहा है। देखो कल वही बात हो गई हमारी कि अपेक्षा लगाने पर कमी महसूस होती है, अपेक्षा नहीं लगाओ तो कमी नहीं है। जैसे जैसे मेरी हाइट छोटी है यदि या बड़ी है, ये कब कहा जाएगा? कभी एक दूसरे को देखें, कंपैरिजन करें, तो मेरे को दिख नहीं रहा, ये कब कहा जाएगा? कि जब आपको वो वाली अपेक्षा लगेगी कि भाई हमको इनको देखना है, इनका चेहरा देखना है, लेकिन दिख क्या रहा है? अंधेरा भी दिखता है, लेकिन हमको देखना क्या है? चेहरा देखना। तो अपेक्षा भी लगती है ना, सब फिजिकल नहीं है, भावात्मक भी है चीज़ें इसमें, हर चीज़ फिजिकल नहीं है, मतलब क्या कहें उसको, भौतिक बस नहीं है, वहाँ पर भावात्मक भी उसमें काम आएगा, ठीक है, ऐसा रहेगा। और भी रहेगा ही, जैसे भाई मैं अभी यहीं पे आके कोई बैठ जाए, फ़ोन की आड़ आ जाए, तो फ़ोन के पीछे वो नहीं दिखेगा, तो क्या फ़ोन तो दिख रहा है, मैंने कहा फ़ोन दिख रहा है, लेकिन अपेक्षा क्या लगी है? श्रोता दिखना चाहिए, फ़ोन तो क्या है, ऐसा है, ठीक है, अपेक्षा लगती सर, ऐसा। भावेंद्रिय दो प्रकार की हैं, उपयोग और लब्धि। लब्धि और उपयोग में हमने कल उदाहरण लिया था कि एक होती है गाड़ी की हाई स्पीड, एक होती है आप कितने पे चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, और एक होती है कितनी चल गई, रीडिंग। तीन बातें हैं। इसको जीव के ज्ञान की अपेक्षा कहें तो तुम्हारी बुद्धि का स्तर कैसा मिला जन्म से, पहली बात ये। कई होते ना होशियार, फिर कई होते उसका यूज़ कितना कर रहे हैं, यूज़ कितना कर रहे हैं, दूसरी बात, और आज तक कितना यूज़ कर लिया, और जो याद भी है। रीडिंग उसी को कहेंगे, जैसे कुछ याद किया अपन ने, श्लोक पढ़ा भूल गए, वो रीडिंग में मत गिनो। गाड़ी तो खैर कहीं से भी चली जाए, रीडिंग में गिन जाएगी, उसके खड़े खड़े भी चक्के घुमा दो तो भी वो रीडिंग बन जाएगी, उसको जैक लगाकर खड़ा कर दो और उसके चक्के घुमा तो भी रीडिंग बन जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसा उदाहरण एक देश है, तो रीडिंग किसका कब बनेगी? जब आपने उसको बनी रहेगी दिमाग में। ये तीन बातें हैं, लेकिन अपने पास ऑप्शन दो ही हैं, लब्धि और उपयोग। तो लब्धि का मतलब क्या है? लब्धि का मतलब है हाई स्पीड, आपको कितनी क्षमता मिली। जो अपन ने ज्ञानावरण कर्म के कार्य देखा था, उसमें ये नहीं होता कि आप इनको जानो, इनको जानो, उनका फला जानो, उनका वो जानो, नहीं, आपके पास योग्यता कितनी है। अब चाहे शास्त्री कर लो, चाहे दुकान चला लो, चाहे कॉमर्स पढ़ लो, आपके ऊपर है। ये है हमारी लब्धि। और उपयोग क्या है? उपयोग है जितना हमको याद है और जितना अभी हम सीख रहे हैं, ये जान रहे हैं, दोनों कहीं में जाएगा उपयोग में। अभी आप मुझे जान रहे हैं, लेकिन आपके पास बहुत, अभी आपके कोई कलीग हैं, कलीग यानी साथ में काम करने वाले कोई सर हैं, उनकी याद आपको अभी तक नहीं आई। अभी मैं नाम लिया तो आपको एक आध याद आ गया होगा, लेकिन अभी वो आपके उपयोग में नहीं थे। लेकिन हम कहते नॉर्मली उपयोग में नहीं थे, लेकिन वास्तव में वो आपके उपयोग में है। वरना मैं कहूँ वहाँ वो फ्लोरिडा में एक आदमी रहता है। अब फ्लोरिडा क्या है? अब वो यूएस का स्टेट है, आपको कैसे पता वहाँ कुछ भी? आपको ज्ञान ही नहीं है तो आपको याद भी नहीं आएगा। तो याद है वो उपयोग है हमारा, ये उपयोग है। कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज है, उनको 10 किलोमीटर तक जानने की है और 10 दिन की, 10 किलोमीटर 10 दिन, ऐसी मान लो एक अपन एग्जाम्पल सेट करते हैं। अब उन्हें नहीं जाना, ऐसा नहीं होता कि इसी 10 किलोमीटर, आप जहाँ खड़े हो वहाँ से, अब वो मान लो फुटेरा है मुनिराज और बाहर उपवन में बैठे, और वो उनको नहीं यहाँ का जाना, यहाँ से, लेकिन वो 20 किलोमीटर दूर चले गए, वहाँ जाकर उन्हें यूज़ किया किसी कारणवश, किसी भव्य के निमित्त, तो फिर उनको वहाँ का ज्ञान होगा। लेकिन यहाँ का उनको लब्धि तो थी तब जब वो, हाँ, लेकिन उपयोग नहीं किया।
और ज्ञान वर्णिकर को छह समय लब्धि हाँ, है, हाँ। और हमने उसे इंजीनियर बनेगा चाहे शास्त्री बनेगा, आपके ऊपर, चाहे ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड। लब्धि तो मिली थी लेकिन हाँ। दुरुपयोग कर लो। दुरुपयोग है सदुपयोग ये अपन बोलते हैं, वास्तव में आपने उसको कहीं लगा दिया। हाँ, मतलब उपयोग कहीं पे भी लगाओ, अब तो मैं दुरुपयोग तो वही अपेक्षा की हो गई। अपेक्षा में फिर लगेगी। कल अपन की बात हुई ना, कमी होती है अपेक्षाकृत, इसलिए फिर वही कहा कि अपन को सम्यक दर्शन चाहिए कि मोक्ष जाना है तो कमी लगेगी। लेकिन अभी मैं चैतन्य धातु से परिपूर्ण अब अलग क्या करना है, ना इसमें खुश होने की बात है ना इसमें दुखी होने की बात है, सिंपल स्वरूप बता दिया। 2 और 2 4 सुन के, 5 सुन के आपको गुस्सा आ सकता है, 5 कैसे बोल रहा है, 4 सुन के कुछ होता है क्या, नहीं आता। ऐसे यदि कोप करना भी है तो अपन को कमी बता दी तो आप कदाचित दुखी हो जाओ, अरे कम है तो कमी है, लेकिन कमी नहीं देखो अपन में तो खुश होने की अलग से बात नहीं है। वो जो दुख नहीं है वही तो क्या है, वही सुख है अपने। ऐसा है। ये निवृत्ति और उपकरण देख लिया चारों प्रकार का, और लब्धि और उपयोग देख लिया। तो जो रीडिंग है उसको हमने छोटे से ऐसा सुन रखा था कि जो रीडिंग है वो तो क्या है, वो तो आपकी लब्धि है। यही हमने भी सुना था, हम यही बोल पूछ रहे थे। चलता ये है जनरली, कल हमने नहीं बताया, कल समय हो गया था, ये सब विषय कल चल चुका, घंटे भर यही समझाया, इसलिए रिवाइज कर रहे हैं। तो ये ऐसा करना आप लोग, ये जीवन भर के लिए याद रह जाए। लब्धि और उपयोग क्या है और निवृत्ति उपकरण क्या है। इसमें 2 मत, दूसरा मत अब जो भी होगा वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम ग्रंथ ही से बता रहे हैं, पढ़ के बता रहे हैं। कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी आपकी योग्यता, क्षमता। तो अब ग्रंथों में ऐसा भी लिखा है कि लब्धि से उपयोग में आता है। क्या कहा ग्रंथों में, मतलब जो चलता भी है कि लब्धि में हो तो उपयोग में आता है। अब ये भी चलता है, ये भी आपने सुना होगा शायद। और दूसरा फिर आपने वो भी सुना होगा कि उपयोग मतलब वर्तमान में जान रहे हैं, और लब्धि मतलब जितना याद है, स्टोरेज। उदाहरण भी अच्छे अच्छे देते हैं कि भाई जितने कपड़े अपने पास रखे हैं वो अपनी लब्धि, और जो आज पहना है वो क्या है, उपयोग। ऐसा चलता है। लेकिन ऐसे लब्धि से उपयोग में है तो नई बातें कहाँ से आएंगी, नई बातें जो आपको जैसे आज नया तथ्य मिल गया, अब लब्धि में तो था नहीं, अब लब्धि में है नहीं, उपयोग में फिर किधर से आया। लब्धि से उपयोग में आया का मतलब ये है कि तुम्हारी क्षमता है, तो निगोदिया आनंद पड़े हैं उनको नहीं आ रहा और उपयोग में। वो जैसे उसकी 120 तक की जाने की स्पीड, उसकी कैपेसिटी थी, हाँ थी, हाँ। तो वो गाड़ी उतने एक्सीलेटर जा सकता है, जा सकती है, और वो भी ऑप्शनल है, होगी तो जाओगे ही, ये नहीं जा सकती है, सकती है। सकनी है, सकना है हमारी लब्धि, और जा रहे हो और कितने जा चुके हो आज तक, ये अपना उपयोग। और जो मतलब कोई जा रहा है इसलिए लब्धि, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसा नहीं है, वो है 250 तो लब्धि बन गया है, नहीं, उसकी क्षमता इतनी है ना भाई, मैक्सिमम स्पीड उतनी है। और अच्छा सुनो, 120 भी है, लेकिन अब कई गाड़ियाँ फुल एक्सीलेटर 5 वगैरह 6 वगैरह जितना इन्वेंट हो गया हो पूरा लगा दो, लेकिन यदि वो आपकी वो है अपनी, मान लो समझ लो मारुति ऐसी कोई गाड़ी है, तो वो 120 पे भी नहीं आ जाएगा, उसकी 100 105 है, ये लिखे 120 है, लेकिन आज तक उसको 105 के आगे कोई करंडा लेके ही नहीं गया। फुल हाईवे दे दो, फुल हाईवे, सच बता रहा हूँ, फुल हाईवे दे दो, 3-4 साल की गाड़ी हो गई, और उसमें मान लो वैन है, वो पर्सनल गाड़ी है तो चलेगी, वैन है 105 के ऊपर वो जा ही नहीं सकती। अब क्यों नहीं जा रही, क्योंकि एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। तो अब आपको बुद्धि तो अच्छी है, लेकिन अब क्या हो गया, वो उसका अब वो उसको खचड़ा हो रही है, वो इंजन बहुत घिस गया, अथवा कम घिसा, चल नहीं रही है, बहुत चला रहा है। तो क्या होता है, ऐसे ही इस बुद्धि का प्रयोग ना किया जाए तो ये जो मानसिक स्नायु होते हैं, स्नायु मतलब नसें और यहाँ जो भी फैट है, ये एक अलग स्ट्रक्चर हो जाता है इसका। हम लोग भाषा बोलते चले तो लोहे को उपयोग न करो तो जंग लग जाता है, जंग लग गई। तो यहाँ पर भी जो संरचना होनी चाहिए ब्रिलियंट माइंड की, साइंस पूरा न्यूरो साइंस सब बताता है कि होशियार आदमी की फोटो खींचो दिमाग की तो ऐसा देखेगा, और इसकी नहीं देखो तो ऐसा देखेगा। तो अब 6 ऑप्शन आप लाए थे जब बचपन से, अच्छा, और बचपन से सबको अच्छा ही दिमाग मिला, बहुभाग 90% से ज़्यादा लोग को। लेकिन फिर क्या हो गया, उसका प्रयोग नहीं किया तो भी कम हो गया, या अधिक प्रयोग कर लिया। मान लो कई लोग होते ना, पढ़ते रहते ना। मैंने एक बहुत बड़े एक फिलोसोफर की वो पढ़ी, उनका चरित्र लिखा, वो कह रहे इतना पढ़ते थे कि उनको लगा कि यार मैं तो चीज़ को फील करना बंद कर दिया। फील यानी सामने किसी ने गाड़ी चढ़ा दी, परिणाम ओवर पढ़ाई लिखाई के चक्कर में, हाँ ठीक है मेरे को सोचने दो, इसके जाने से मेरा क्या होगा, मुझे तो अपना विचार करना चाहिए, मैं जिस सिद्धांत पे सोच रहा था। ऐसे लोग, फिर उनको 6 महीने लगे इससे उभरने के लिए। वो कह रहे भाई ऐसा जीवन मुझे नहीं जीना, इसको विद्वत्ता कहते हैं, मेरे को नहीं चाहिए। चीज़ों को फील करना, बेसिक चीज़ खत्म करके मैं कहाँ स्वर्ग जा रहा हूँ ऊपर। इसलिए तो ये सब कारण भी उसमें होते हैं। और
ऐसा ना भी किया हो तो भी ट्रॉमा हो जाए किसी बच्चे को। ट्रॉमा यानी छोटे में ही किसी ने उल्टा सीधा गलत काम कर दिया किसी छोटी सी बच्ची के साथ, उसको पूरे जीवन भर वो घटना याद रहती है। अब हो सकता है उसने किसी को ना बताई हो और शादी वादी सब हो गई और बूढ़ी औरत भी, तो भी अभी तक उसको क्या है, वो ट्रॉमा है छोटे का कि यार किसी ने 10 साल की उम्र में अपने साथ ऐसा किया था, रहता है। और आजकल तो मैंने बताया भी लड़का लड़की कोई सेफ नहीं है, ये जानवर सेफ नहीं है आजकल। मनुष्यों की काम वासना के आगे तो जानवर, पिल्ले 2-2 महीने के पिल्ले भी सेफ नहीं है, उठाकर ले जाते हैं और सामूहिक बाथरूम में जाकर उल्टा सीधा काम और फिर उसको वहीं मार कर आ जाते हैं। ऐसे आज बहुत रोज के बेसिस पे 1000-100 ऐसे हो रहे हैं और ज्ञात 10-20 हो जाते हैं। खैर ऐसी लब्धि और उपयोग हमने समझा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको ये धवला है मतलब षटखंडागम की टीका, उसका पेज नंबर 233, सूत्र भी 33, उसकी टीका मैं आपको इंद्रिय की परिभाषा पढ़ के बता दी थी। अब आगे भेद, वह इंद्रिय 2 प्रकार की है। आप लोग के साथ में एक चीज नोटिस करना, कितना सरल ग्रंथ है। आप लोग एक बार इसको मैं पढ़ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर यदि हो जाए। जैसे आपने ये ग्रंथ पढ़ा, इसको पढ़ने में शायद आपको कठिनाई ना लगे। तत्वार्थ सूत्रार्थ में 2 बार पढ़ा, यदि सही लोग ने बिल्कुल सही पढ़ा दिया होता तो उतना ज्ञान होता आपके। तो देखो अब मैंने पढ़ा दिया, मान लो पहला गलत था उसको अलग कर दो, अभी तो सही हो गया, समझो ये आपको 2 साल पहले से है। अब आप इस ग्रंथ को पढ़ोगे तो आपको कहाँ कठिनाई आएगी बता देना मुझे। देखो वह इंद्रिय 2 प्रकार की है, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय। निवृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। जो निवृत्त होती है अर्थात कर्म के द्वारा रची जाती है। निवृत्ति मतलब होता है रचना, ये संस्कृत का है, इसमें कर्णानियों का ज्ञान नहीं, संस्कृत का ज्ञान चाहिए। निवृत्ति में रचना होता है, तो कर्म के द्वारा रची जाए तो निवृत्ति। अब चूंकि कर्मों की बात चलती है तो रचना है निवृत्ति, और कई के द्वारा, ईंट के द्वारा, पानी के द्वारा, कई कर्मों के द्वारा। ऐसे बाह्य निवृत्ति और अभ्यंतर निवृत्ति के रूप से वह निवृत्ति 2 प्रकार की है। उसमें प्रतिनियत चक्षु आदि इंद्रियों के आकार रूप से परिणमित लोक प्रमाण अथवा उपसेदांगुल के असंख्यात विभाग विशुद्ध आत्म प्रदेशों की रचना को अभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। इतना सारा आगे का छोड़ के लास्ट का पढ़ लो कि विशुद्ध आत्म प्रदेशों की रचना को अभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। यही पढ़ा दिया अपन ने। आत्म प्रदेश है वो क्या है, अभ्यंतर निवृत्ति। अब इनने आगे क्या बोल दिया, उत्सेदांगुल के असंख्यात विभाग, यानी इतनी बड़ी आंख है, पूरा शरीर है, पूरे में आत्मा के प्रदेश है। मम्मी जी पूरे में आत्मा के प्रदेश है, लेकिन जहां पर फोटो बनती है वो साइंस के हिसाब से तो होगा कुछ मिलीमीटर का, लेकिन अपने हिसाब से क्या है, उत्सेदांगुल यानी सीधी बात अंगुल का असंख्यातवा भाग। इतनी छोटी सी जगह में जानना होता है, और वहां पे जो आत्म प्रदेश है वो क्या है, हमारी अभ्यंतर निवृत्ति। तो क्या कठिन लगा इसमें? अब शब्द कठिन लग सकते हैं, प्रतिनियत चक्षु आदि। प्रतिनियत का मतलब आप नहीं जानते तो आपको कठिन लगेगा। प्रतिनियत मतलब उस आंख के यहाँ पर आंख के वहाँ के प्रदेश, कान के यहाँ पर यहाँ के प्रदेश। प्रतिनियत चक्षु आदि इंद्रियों के आकार रूप से परिणत। अब आकार रूप से परिणत नहीं होते प्रदेश, लेकिन उस आकार में आकार बना है पुद्गल में, और वहाँ पे जो भी आ जाए, जो भी प्रदेश आ जाए। लोक प्रमाण अथवा उत्सेदांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण विशुद्ध आत्म प्रदेश। अब लोक प्रमाण अथवा उत्सेदांगुल क्यों कहा, भावार्थ आगे देखा। देखो क्या है, आत्मा के प्रदेश कितने हैं, पूरा असंख्यात। लोक प्रमाण असंख्यात है, और असंख्यात कितना, लोक प्रमाण असंख्यात। तो जो अपनी जो स्पर्शन इंद्रिय है वो तो पूरे शरीर में है। इसी को ही ऐसे कोई महावीर भगवान थे, वो अपन से थोड़े बड़े होंगे, 1-2 फुट, इतने 7 हाथ जैसे कहते हैं, थोड़े ही बड़े होंगे, ज्यादा क्या बड़े होंगे, इस कमरे से बड़े थोड़ी होंगे, या इतने ही होंगे, 7 हाथ जितना भी होता हो। अब वो पूरे लोक के सामने मैं और उनमें क्या अंतर पड़ेगा, कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। उतने ही जीव जब केवली समुद्घात कर जाए तो पूरे 3 लोक में चले जाए। तो स्पर्शन इंद्रिय में कितने आत्म प्रदेश है कि पूरे लोक प्रमाण असंख्यात यहाँ भी है। उत्सेदांगुल का असंख्यात भाग इतना सा होता है, बिल्कुल छोटा सा, एक अंगुल है, उसका असंख्यात भाग करो, आधा करो, उसका आधा करो, 10 बार आप आधा करोगे आपको दिखना बंद हो जाएगा। अपन को कौन सा भाग करना है, असंख्यात। उतनी छोटी सी जगह है वो कहलाती है, अथवा पूरा का पूरा स्पर्शन इंद्रिय जो है वो तो शरीर प्रमाण है। अंदर भी कुछ फील हो रहा है, अपने को पेट में कुछ लग रहा है, तो ऊपर ऊपर थोड़ी स्पर्श, अंदर भी स्पर्श, वरना तो ऑपरेशन करना हो इसको अलग करो, अब अंदर कुछ भी करो कुछ फील ही ना हो। ऊपर ऊपर नहीं है चाचा स्पर्शन इंद्रिय, कहाँ है, पूरे अंदर अंदर अंदर।
तो यही पूरे फैल जाती है, तो यही क्या हो जाएगी। इसमें कितने प्रदेश हैं, लोक प्रमाण। इसलिए कहा कि कितने प्रदेश होने चाहिए, कह रहे लोक प्रमाण भी हो सकते हैं और उच्छेदांगुल का संख्यात भाग। चक्षु के कितने होंगे, केवल उच्छेदांगुल का। ऐसे करके यहाँ लिख दिया। अब थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड का ज्ञान हो, तत्वार सूत्र अच्छे से पढ़ लिया तो कुछ कठिन नहीं है। अब देखो इतनी बड़ी शंका लिख रहे हैं, अब लगेगा बड़ी भारी शंका है, लेकिन देखो पढ़ता हूँ कुछ भी नहीं है। अब इसमें इतना पूछ रहे हैं भैया वो आत्म प्रदेश तो तुम्हारे क्या होते रहते हैं, घूमते हैं, बस वो वाली शंका यहाँ कर रहे हैं। शंका, जिस प्रकार स्पर्शन इंद्रिय का क्षयोपशम संपूर्ण आत्म प्रदेशों में होता है, उसी प्रकार चक्षु आदि का क्षयोपशम क्या संपूर्ण आत्म प्रदेशों में होता है। फिर से क्वेश्चन क्या है चाचा जी, अभी क्षयोपशम की बात चल रही। क्षयोपशम मतलब लब्धि, क्षयोपशम मतलब क्या है, यही है लब्धि का। सीधा आप बोलो एक शब्द में कि इस शब्द को हटा के क्या रखें तो कोई अर्थ ना बदले, कह रहे आप रख दो, क्या रख दो, लब्धि। लब्धि मतलब योग्यता, और वही है अपने यहाँ पर अपनी इस भाषा में क्षयोपशम। तो वो सिंपल पूछ रहे हैं, देखो भैया क्षयोपशम तो काय में होता है, शरीर में कि आत्मा में, कह रहे आत्मा में। तो आत्मा में यदि क्षयोपशम होता है तो फिर स्पर्शन का तो माने कि भाई जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ शरीर है, उल्टा कहो जितना शरीर है उतनी आत्मा है। अभी आप इतना हाथ अलग कर दो, आत्मा अंदर, ठीक है। तो इसलिए जितना शरीर उतनी आत्मा, और जितना शरीर उतनी स्पर्शन इंद्रिय। थोड़ा है बाल वगैरह बात छोड़ के, ऊपर ऊपर के और नाखून छोड़ के, और भी थोड़े डेड सेल्स हो वो छोड़ दो आप, बाकी पूरे में क्या है, आत्मा है। तो वो कह रहे हैं इसका क्षयोपशम तो तुम बोलो भाई पूरे आत्म प्रदेशों में, तो हम लगा भी लेंगे, लेकिन आप कहो यदि चक्षु का क्षयोपशम कहाँ है, दो ऑप्शन खड़े होते हैं। जितने जगह में जानना हो रहा है, बाह्य निवृत्ति रचना जितनी है, उतनी जगह पर जो आत्म प्रदेश है उतने में ही क्या है, चक्षु इंद्रिय का क्षयोपशम है या पूरी आत्मा में। दो ऑप्शन खड़े, समझ में आ गई बात। देखो यहाँ पर लिखा है क्या, संपूर्ण आत्म प्रदेशों में है या प्रतिनियत उस आत्म प्रदेशों में है। अब दोनों ऑप्शन खड़े किए, अब ये बोलेंगे तुम ऐसा मानोगे तो इसमें ये दिक्कत है, और ऐसा मानोगे तो ये दिक्कत है। ये पूरा प्रश्न है। पहले दो ऑप्शन खड़े हो गए। अब आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में क्षयोपशम होता है, यदि यह मानोगे पूरे में, तो यह नहीं माना जा सकता। प्रश्न शंकाकार के अनुसार, छोटा बच्चा है कह नहीं माना सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा मानने पर आत्मा के संपूर्ण अवयवों से रूपादिक की उपलब्धि का प्रसंग आ जाएगा। यदि आप कहो कि चक्षु इंद्रिय का क्षयोपशम पूरी आत्मा में है, तो फिर यहीं से क्यों इससे ही क्यों रूप जानूंगा, फिर यहाँ से भी रूप जान लूंगा। हाँ, वो प्रश्न कर रहा, वो तो पूछ रहा। अभी बाह्य निवृत्ति नहीं है, लेकिन उसका प्रश्न क्षयोपशम है कि नहीं। वास्तव में भी प्रश्न अलग करूँ तो क्षयोपशम तो पूरे आत्मा में ही होता है। क्षयोपशम तो पूरी आत्मा में होता है, ये जिसको नहीं पता पता कर लो। क्षयोपशम ऐसा नहीं कि यहाँ पे चक्षु का क्षयोपशम, आत्मा के लिए तुम्हारे आँख कान नाक से खंड खंड नहीं होता। आत्मा कैसा है, अखंड। यदि उसको जला है, जला, तुम कहोगे यहाँ जल रहा है, लेकिन उसको दर्द यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी उतना ही हो रहा है, उसको यहाँ वहाँ का भेद ही नहीं है। जीव को जानना कहाँ होता है, अखंड। उसको आंखों से जान रहे हैं, लेकिन जानना मैं आपको सच बताऊं, अपन को लग सकता है चर्म चक्षु से देखने पर कि यहाँ से जानना हो रहा है, यहाँ से सुनना हो रहा है, लेकिन वास्तव में देखो अच्छे से थोड़ा विचार करके देखो, हाँ मुझे जानना हो रहा है, मुझे हो रहा है। अब और इसको थोड़ा और कठिन है। ये अंगूठे का घुटना, ये है अंगूठा पैर का, यहाँ पे भी अपने को वो ज्ञान हो रहा है। इनकी फोटो मुझे कहाँ दिख रही है, इनकी इमेज, इनका चेहरा मुझे कहाँ दिख रहा है, कि जितना यहाँ आंखों में, जितना बुद्धि में यहाँ अपन कह रहे हैं ना, उतना ही यहाँ भी दिख रहा है। थोड़ा इसको फील करने का कोशिश करो आप। बिल्कुल है वो तो, क्योंकि उसमें ऐसा डिवाइडेशन नहीं हो सकता ना। नहीं तो मुझे तो ये अंगूठे में भी मैं ही हूँ। और इस चीज के लिए दुनिया का कोई भी उदाहरण देवे वो अखरेगा। मैं बोलूँ समुद्र है, समुद्र में मैंने एक बूंद जहर की डाल दी, तो उस कोने पर वो जहरीला नहीं होगा, तुरंत नहीं होगा। ऐसे तो समुद्र जहरीला हो गया, लेकिन एक बूंद डालने से वहाँ पहुँचे ही नहीं ना वो। अरे 1 घंटे बाद क्या 5 मिनट बाद वहीं का पानी पियोगे तो कुछ नहीं हो, शायद वो बट गई बूंद पूरे में, और उतने में कुछ नहीं होगा, उतना बहुत कम डोज लगेगा है इतना। लेकिन आत्म प्रदेश कैसे है कि वहाँ जाना तो यहाँ पूरा जाना, वहाँ जानने में भेद नहीं है कि भाई मैं तो ये कहता हूँ इस मतलब पीछे अगर मान लो अपन को कुछ काट गया, मच्छर काट गया, तो जानना हुआ नहीं हुआ। हाँ, तो कहाँ हुआ, वहाँ बस हुआ पूरे संपूर्ण आत्म प्रदेश संपूर्ण। भाई वहाँ तो मतलब एक कहना चाहिए होता तो अपन फीलिंग भाई, और जान तो अपन में पूरे ही आत्मा से हैं पूरे, मतलब ना ठंडे दिमाग से विचार करें तो समझ में आ जाता है ना।
और उसका उदाहरण भी क्या देवें, थोड़ा सा सोचने भी जाए ना, आकाश का देव है, पानी का देव है, कय का देव है, तो सब अखरतत कम पड़ता है उसके सामने। वो वही है। अब अगर ठंडी हवा से चले तो वो ज्ञान नहीं हो रहा है। अब इस पर्सन अब अच्छा कहाँ लगा भैया, क्या अंग अंग पुलकित हो गया, और क्या बोले पूरे भाई अच्छा वो लगा। तो कहने की अंग 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 बाकी जानना तो कहाँ है, मुझे ही हुआ ना। अंग तो शरीर के हैं। अंग शरीर की होती शरीर। है, आत्मा खंड है सीधे नहीं। अब इनने कहा कि भैया दो ऑप्शन, या तो आंखों की जगह आंखों का क्षयोपशम में, या पूरी आत्मा में। अब यदि पूरी आत्मा में हो तो पूरी आत्मा से देखे पूरे में दिखे, तो अब कोई ढीठ होते ना कहो, हाँ, तो इसलिए आगे भी लिख रहे हैं। यदि ऐसा कहोगे कि पूर्ण अवयव से उपलब्धि होती तो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या शब्द लेके संपूर्ण रूप से अवयव की उपलब्धि होती है, सो यह भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सर्वांग से रूपादेय का ज्ञान होता हुआ नहीं पाया जाता। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो जब अब उल्टे आ जाओ, इन ग्रंथों कैसे पढ़ना, उल्टे पढ़ो कि संपूर्ण अवयव से ज्ञान नहीं होता, इसका मतलब संपूर्ण में क्षयोपशम नहीं है, और संपूर्ण में क्षयोपशम नहीं है तो दूसरे ऑप्शन क्या बचा, एक ही जगह क्षयोपशम है। प्रश्नकार का प्रश्न अब एक है, उसमें देखा था कोई टीवी में, तो उसने आँख में पट्टी बांध दी उसकी। अब उसको कोई सामान दिया गया था, मान लो ग्रीन पहन दे रहा तो वो बता रहा है ग्रीन है। हाँ, इस पर होता है सिक्स्थ सेंस दो ऐसे हाथ में वो देखा जा रहा तो पढ़ कर बताओ यार बिना आँखों से है, ऐसे जीव हाँ? है ज्ञान गजब की चीज है। आत्मा के प्रति मतलब ये सिद्ध होता है कि आत्मा सब संपूर्ण समग्र जानता है ना। और मैं तो इतना है उनकी गजब, क्या पता क्या है उनको, कुछ सिखाया था मेरे को नहीं पता, इन्होंने अलग मुद्दा लगा दिया। यहाँ छुएगा तो बोल देगा ये नारंगी है, यहाँ छूने मात्र ऐसे जीव है। क्या अभी अपन आगे बढ़ो। आत्मा की शक्ति है तो हाँ, ये हो गया दो, है ना, ये दो हो गए। एक ऑप्शन हो गया कि भैया सर्वांग वाली बात तो तुम्हारी घटित नहीं होगी, शंकाकार का कहना है। अब क्या बचा, एक पर्टिकुलर। अब उस पर वो बोल रहा। और यदि कहो कि आत्मा के प्रतिनियत अवयवों में चक्षु आदि इंद्रियों की वृत्ति मानी जाए, तो कह रहा वो भी ठीक नहीं लग रहा हमको तो। क्यों, हाँ, क्योंकि ऐसा मान लेने पर आपने, ये जो ग्रंथ कौन सा है, छठखंडागम, टीका चल रही धबला। अब आगे पहला खंड है, पहले खंड का भी पहली पुस्तक है। चौथे खंड में 12वीं पुस्तक में आएगा कि भी आत्मा के प्रदेश चल, अचल और चलाचल, ये दोनों होते हैं। 10वीं पुस्तक में आएगा। ये मूल छठखंडागम का सूत्र रहेगा, अभी नहीं उतना नहीं पढ़ा रहा। पर आत्मा के प्रदेश कैसे होते हैं, चल भी होते हैं, अचल भी होते हैं और चलाचल भी होते हैं। यानी हर प्रदेश घूम ही रहा हो ऐसा कंपलसरी नहीं है ना। हर बूंद हर समय ही हिल रही समुद्र में, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, बहुभाग घूम रही है आप कह सकते हो, लेकिन एक समय से दूसरे समय में एक बूंद वहीं क्यों ही रह जाए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। ऊपर की लहरें और नीचे तो समुद्र शांत ही है। हाँ, नीचे शांत है, प्लस बॉटल अपन ने बॉटल है उसमें पानी यहाँ वहाँ हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि एक आध बूंद हो कि वहीं वहीं हो सकता है, पूरी काया पलट होने पर भी। इस प्रकार वेदना प्रावृत चौथे खंड का नाम है वेदना। अब आपको लगे वेदना में क्या कोई वहाँ पे दुखों का वर्णन है, वेदना मतलब वो नहीं, क्या है वो जब पढ़ेंगे भाग्य से हम तब देख लेंगे। तो वेदना प्रावृत के सूत्र से आत्म प्रदेशों का भ्रमण अवगत हो जाने पर जीव प्रदेशों की भ्रमण रूप अवस्था में संपूर्ण जीवों को अंधपने का प्रसंग आएगा, अर्थात उस समय चक्षु आदि इंद्रियां रूप आदि को ग्राह्य नहीं कर पाएंगे। यदि प्रतिनियत मान लिया, प्रतिनियत मतलब यहाँ पर जो है, अब ये तो घूमगा, अब क्या पता हो तो कब तुक्का बैठना है, कब घूम घाम के वो तो आराम से आएगा, और क्या पता कभी आएगा कि नहीं आएगा। और वो मान लो असंख्यात प्रदेश, लाख प्रदेश थे, वे तो फैल गए पूरे में, वो थोड़ी ना बंधे हैं। बूंद भी कौन सी बूंद बंधी है, जो बूंद एक बार डाल दो फिर दोबारा वही बूंद नहीं उठेगी। समझ रहे मेरी क्या बोल दिया मैंने, एक बार बूंद आप समुद्र भर में नहीं, चुल्लू भर पानी में भी एक बार बूंद डाल दो, मिक्स भी मत करो और वहीं से उठाओ तो वही बूंद नहीं आई। उसमें जो पानी नहीं था वो आ गया, जो नहीं था वो मतलब पलटी हो गई, ऐसा। तो समाधान देखो, हो गया आपको प्रश्न, कुछ भी नहीं था शंका में, बस आराम से बैठ के पढ़ने की जरूरत है। बाकी अपने आप लोग को ज्ञान है इतना, है ना। अब समाधान, यह कोई दोष नहीं कि तुमने दो ही बात खत्म कर दी, क्योंकि जीव के संपूर्ण प्रदेशों में क्षयोपशम की उत्पत्ति स्वीकार है। पहले तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट रख दिया कि दो में से ये वाली बात है, क्योंकि दो में से एक ही सही हो सकता था, दो ही गलत कर दोगे तो जड़ हो जाएगा, कोई कहीं तो मान। परंतु ऐसा मान लेने पर भी, संपूर्ण मान लेने पर भी
संपूर्ण जीव प्रदेशों के द्वारा रूपाधिक की उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि रूपाधिक के ग्राह्य करने में उनके सहकारी कारण रूप बाह्य निवृत्ति जीव के संपूर्ण प्रदेशों में नहीं पाई जाती। तो इतनी सी बात है, क्या बोले और यहाँ पर आप 10 बल्ब जला दो, खिड़की यहाँ की खोलो, तो उजाला प्रकाश किस तरफ जाएगा? इसी तरफ जाएगा, इस तरफ क्यों नहीं जा रहा? कि तुमने खिड़की दी नहीं या फिर खोली नहीं। भाई संसार में जीव की इंद्रियों की पराधीनता है ही। हाँ। जहाँ वो इंद्रिय की संरचना है वहीं से तो जानना उसको जानेगा। और अवधि ज्ञान आदिक में ये पराधीनता भी छूटती है, संसार में रहते छूटती है। और अभी आप आगे बढ़ो, अभी इसमें आप लोग का जितना मन लगे बताना। इसको इंद्रिय मार्ग ना 10-12 पेज में है। हम तो लब्धि उपयोग और निवृत्ति और उपकरण यही पढ़ाने के लिए खोला था मेन तो। इसको पढ़ते जाओ, इंद्रिय मार्गना पूरी पढ़ जाओ। आपको लगेगा 14 मार्गना है इस पुस्तक में, 1-2 उपन्यास ही पढ़ ली, आपको बहुत हल्का लगेगा, हल्का ना अच्छा लगेगा अंदर में। एक कि भाई चलो 1 मार्गना पढ़ ली, दूसरी हम खुद पढ़ सकते हैं, कदाचित आप इसको खोल के ले लो। हम तो मतलब ऐसा है, इसमें बहुत सरल है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे शंका, कर्म स्कंधों के साथ जीव के प्रदेश के भ्रमण करने पर भी जीव प्रदेशों से समवाय संबंध को प्राप्त शरीर का भी जीव प्रदेशों के साथ भ्रमण होना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि जीव प्रदेशों की भ्रमण रूप अवस्था शरीर का उनसे समवाय संबंध नहीं रहता। क्या बोल रहे हैं कि शरीर और आत्मा का क्या है? एक संबंध है। तो कह रहे हैं आत्मा प्रदेश घूमते हैं तो वो शरीर भी घूमना चाहिए। इनकी डिमांड क्या है कि आत्म प्रदेश घूम रहे हैं, तो जहां अब उसको प्रतिनिध चाहिए, मान लो प्रतिनिध है नहीं, आत्मा का ये प्रदेश और चक्षु ये चल रहा है, तो वो कह रहे भैया घूम रहे हैं, तुम्हारा संबंध भी है, तो क्या करो इसको भी घुमाओ। तो कह रहे भैया संबंध होने पर घूमना जरूरी है क्या? जैसे मैं और मेरा आपसे कोई संबंध है, अब मैं कुछ करूं, मैं खाऊं तो आपका पेट भरना जरूरी है क्या? भाई देखो, स्वतंत्रता है और वस्तु व्यवस्था। ऐसा क्यों हुआ? सूर्य ऐसा ही क्यों घूम रहा, ऐसा क्यों नहीं घूम रहा कि भैया ऐसा ही घूम रहा? ग्रेविटी इस पे काम क्यों नहीं कर रही कि भैया ऐसा ही? साइंस पे मत जाओ, यदि ऐसे जमीन फ्लैट है यदि, तो वो नीचे क्यों नहीं कर रहा? यहीं के क्यों घूम रहे? 2.5 दीप के बस घूम रहे, बाहर के ऐसा क्यों है कि भैया है यार, अब उसमें क्या बताऊँ आपको, व्यवस्था है। नरक में भैया सुख का ही नहीं है, इंद्रिय, और उत्तर दुख का ही नहीं है, मानसिक का है, फिजिकल जितना है उतना है। क्या बोले स्वभाव में क्यों नहीं चलेगा सीधी? हाँ, इस देखो क्यों लगा, तर्कवादी हम भी बहुत हैं, तर्क लगाने पे हैं तो हम बताएं तर्क किसे कहते हैं, लेकिन जहाँ लगते हैं वहीं लगाते हैं। फील्ड देख के काम करते नहीं, तो तर्कवादी है, हर जगह तर्क लगाने लगे। पूछ लगा तो नमक खारा क्यों होता है, तो भाई इसमें हम क्या बोलेंगे? मीठा होता है, मीठे में क्यों कहता? तो भाई फिर मैं ऐसे लोगों से ही पूछता हूँ कि तुम क्या चाहते हो, कि मैं क्या बोलूंगा कि तुम सेटिस्फाई हो जाओ, मैं क्या ऐसा कर दूंगा कि तुमको तसल्ली हो जाएगी? वो भी उसके पास उत्तर नहीं है कि तुमको चाहिए क्या एग्जैक्ट। कुछ नहीं चाहिए, बात चाहिए, बस खाली ये चाहिए कि मजा आ रहा है। तुम बहुत बड़े पंडित थे सींच के, और तुमको हमने खंडित कर दिया, हमको मजा आ रहा है, ऐसा है, ठीक है। ये हो गया, तो भाई इसका उत्तर नहीं है। भ्रमण, अब शंका फिर से, भ्रमण के समय शरीर के साथ जीव प्रदेशों का समवाय नहीं मानने पर मरण प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये बोल रहे हैं देखो संबंध है कि नहीं, तो उन्होंने कही हाँ है, तो इन्होंने कही फिर संज्ञा घुमाओ, तो कभी इतने सोई नहीं है, तो कह रहे मरण करो। फिर वीरचंद स्वामी सब प्रकार की शंका खड़ी कर रहे हैं, ये नहीं भी खड़ी करते तो टीका तो हो गई थी सूत्र की। सूत्र तो खाली कितना था, इंद्रिय मारणा की अपेक्षा एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय, अनिंद्रिय, ये 6 प्रकार के जीव होते हैं। अनिंद्रिय मतलब मन नहीं है, इंद्रिय नहीं गिना रहे। जीव कितने प्रकार के हैं? जब जीव गिनाए जाए 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय, अनिंद्रिय। जब जीव गिनाया जाए तो इंद्रिय का मतलब होता है सिद्ध, इंद्रियों से रहित, अनिंद्रिय। और जब बताइए इंद्रिय कौन कौन सी है, तो 1-2 नहीं बोलेंगे, वहाँ नाम गिनाएंगे, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, कर्ण और अनिंद्रिय। तब उस अनिंद्रिय का मतलब क्या होगा? मन। अब इतना आमना का ज्ञान भी होना चाहिए, यही से बस पंडित जरूरी है यदि ग्रंथ पढ़ना है तो। बाकी भेद विज्ञान आपको करना है तो आपको 2 प्रकार के अनिंद्रिय का मतलब नहीं पता, तो कोई हीनता वाली बात नहीं है, वो पूर्ण बता ही रहे। अरे बिना इस ग्रंथ के दर्शन किए आपको पूर्ण बता रहे हैं। लोग समझते हैं जो पढ़ते नहीं तो उनकी छोड़ो, लेकिन लोग ऐसे दूर से ही क्या कर रहे हैं, भैया इस ग्रंथ का क्या कर लिया अपन ने, दर्शन कर लो, तुमने छुआ दो जो हमें, हमने तो कभी देखो ही नहीं, तो तुमने पकड़ के देखो। लोगों को इतने में ही क्या हो गया, वो कह रहे इसके बिना भी क्या है अपन, इसके बिना भी पूर्ण है। यदि आपने पूरे जीवन में गोमठ सार तत्वार्थ सूत्र नहीं भी छुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट यदि अधिक क्लियर हो तो आत्म वस्तु आपको और समझ में आ गई, ठीक है। ये सब क्या है, टोडरमल जी कहते हैं ये जो
टोडरमल जी क्या कहते हैं, सब ग्रंथ ही कहते हैं, रत्नखंड श्रावकाचार में मूल में लिखा है कि जो 3 लोक का वर्णन है वही बस कर्णानुयोग है। बाकी ये जो है जीव कांड, कर्म कांड, इंद्रिया, ये सब द्रव्यानुयोग है। कर्णानुयोग केवल क्या है, 3 लोक का वर्णन, उसको बस साइड रख दो। बाकी कर्म कांड और जीव कांड क्या है, ये द्रव्यानुयोग है, जीवादिक के विशेष है। तो आप पहले ये काम करो कि आपको जीव की श्रद्धा होगी, यस जीव होता है। अब उसके बाद होता है ना, अब आत्म प्रदेश घूमेंगे। अब तुमको जीव की श्रद्धा नहीं है तो फिर कैसे, या फिर पढ़ने लगो, थोड़ा दिन जम है तो शायद श्रद्धा बने। तो मेन प्रयोजन क्या है, जीव की श्रद्धा, सत्ता स्वीकारना। तो फिर ये कह रहे भैया कि ये समवाय संबंध नहीं है, तो फिर ये घूम नहीं रहा साथ में, तो चिपके नहीं कहलाने, तो फिर तो उसको अलग कर दो। तो कह रहे भैया देखो आयु कर्म का भी तो कुछ रोल है, तो जब तक आयु कर्म है तब तक उसका वो नहीं हो, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर इन्होंने निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष कुल मिलाकर ये बोल रहे हैं कि संबंध है लेकिन लिमिट में है, इसके घूमने पर वो घूमेगा जरूरी नहीं है। प्रतिनियत वाली बात चल रही ना, वो कह प्रतिनियत है, यदि नहीं है प्रतिनियत मतलब वो ऐसा नहीं कि उसके साथ वो लेके आके घूमे, लेके घूम, ऐसा है। वरना तो अपनी इतना आंख, संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है, बस वही बता रहा है। वरना अपनी आंख आगे पीछे होती रहे, भैया अपनी आंख स्टेबल है लेकिन प्रदेश घूम रहा है। इनको क्या डिमांड है, यदि साथ में, यदि पूरे में 6 उपशम है तो पूरे में जनवाओ, पूरे में नहीं है तो संज्ञा घुमाओ आंख को प्रदेश के साथ। कुछ तो करो। कभी पैरों में आ जाना चाहिए, कभी साथ में आ जाना चाहिए, बड़ी दिक्कत होगी अपने को। तो ऐसे करके यहाँ पर इन्होंने कहा। फिर मैं पढ़ता हूँ इसको, मुझे लगेगा कि समझाने का है तो समझाऊंगा, वरना पढ़ के आगे बढ़ जाऊंगा। तो फिर प्रश्न है, जीव प्रदेशों का शरीर के साथ कैसा संबंध है? फिर ये भी समझा दो। इसमें कह रहे कोई बाधा नहीं है। एक तो क्या है, वीरचंद स्वामी की शैली और सबकी, अकलंग देव की भी, कोई भी प्रश्न पूछे वो ना लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिख देंगे, ना, नहीं वाला ना, नहीं लिख देंगे। वो इतना ही पूछोगे ना, सिद्ध सुखी है तो पहले तो वो लिखेंगे ना, बहुत सुखी है भाई साहब। मतलब ना का मतलब क्या है, मना नहीं कर रहे, अरे ये शंका तुम्हारी ठीक नहीं है, शंका है ये सुनो मैं बोलता हूँ, वो पहले ना बोल देंगे। इन्होंने सिंपल पूछा क्या है स्वरूप, अब उसने ये थोड़ी बोला कि अरे काले को सफेद बोल दिया, अरे नहीं काला है वो, ऐसा भी नहीं पूछा कि ऑप्शन दिया हो, वो पूछ रहे कैसा है, ओपन दे दिया भाई। अब इसमें ना बोलने की क्या जरूरत थी? लेकिन ना मतलब ये नहीं है कि तुमने गलत प्रश्न किया, वो बोले प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, वस्तु स्वरूप तो देखो ना, समझ रहे, मतलब प्रश्न की जरूरत नहीं। हाँ वो कह, अरे तुम का बात कर रहे हम बता रहे तुम, और इन्हें कही भैया होते हैं ऐसा, तुम का बात कर रहे हम बता रहे होते हैं ऐसा ही और भाव। अब तुम का बात कर रहे मतलब गलत बात कर रहे थे क्या? अरे अधूरी बात कर रहे थे या फिर अज्ञान में बात कर रहे थे, हम बता रहे क्या है। ये टोन है, ये संस्कृत पढ़ने वालों ने अपने को सिखा दी। तो जो पंडित जी लोग हो गए पहले, उनने ग्रंथ का संपादन किया, उनने देखा भाई ऐसी टोन है इनकी। प्रस्तावना में जाओ तो आपको सब बता देंगे कि भैया इनको ऐसे पढ़ना, अकलंग देव का ग्रंथ है। तो इसलिए आप लोग ने देखा होगा, आप लोग जब छोटे में भाग्य से ग्रंथ खोलते भी होंगे तो सीधा जो है सो जब ये आ गया, ये सत्प्ररूप ना लिख दिया, ये प्राकृत में संत हो जाता है। और फिर ये मंगलाचरण छोड़ो, ये यहाँ ये छक्खंड आगम लिखा, अब यहाँ से पढ़ोगे भैया, इतने में जितनी मेहनत इसको लिखने में नहीं लगी ना, संपादन और अनुवाद करने में, उससे ज़्यादा मेहनत ये इनको 100 पेज लिखने में लग गई। इतने 100 पेज लिखने में, इसको पढ़ो फिर इसको पढ़ो तो आपको दोगुना समझ में आएगा। लेकिन अपनी हैबिट क्या रहती सीधी, प्रस्तावना लिखने में मैं कह रहा 450 पेज का रत्नखंड श्रावकाचार बनाया जुगल किशोर जी मुख्तार ने, वो में 350 पेज की प्रस्तावना, 100 पेज को ग्रंथ। 450 पेज में 350 पेज की प्रस्तावना और 100 पेज में मूल श्लोक का शब्दार्थ वर्ड बाय वर्ड और उनकी स्वयं से थोड़ा सा भावार्थ, इतना। प्रस्तावना बहुत बड़ी चीज है, कोई भी चीज पहले समझना तो पड़ेगी। हाँ तो अरे विद्वान लिख के दे रहा परोसा माल, मतलब मैं अब सच बता, सभी देखते हैं, सबसे बड़ी बात तो सभी जरूरी है। आजकल स्टैंडर्ड गिर गया, नए ग्रंथ निकल नहीं रहे और निकल भी रहे तो बिना प्रस्तावनाओं के लिख रहे हैं, ऐसा हो रहा है। अभी मैं खैर उसकी समीक्षा नहीं करता ना, इसमें कोई बाधा नहीं है क्योंकि नाना अवस्थाओं का उपसंहार कर लिया है। ऐसे जीव के प्रदेशों का शरीर के साथ फिर से समवाय संबंध उपलब्ध होता हुआ ही देखा जाता है तथा दो मूर्त पदार्थों के संबंध होने में कोई विरोध भी नहीं। अथवा देखो बहुत प्रकार के उत्तर दे रहे हैं, जीव प्रदेश और शरीर के संगठन के हेतु रूप कर्मोदय कार्य की विचित्रता होने से यह सब होता है।
और जिसके अनेक प्रकार के कार्य अनुभव में आते हैं, ऐसे कर्म का सत्व पाया जाता है। कुल मिलाकर इन्होंने डाल दिया कर्म पर कि कर्म है और जितना संबंध है उतना है, जितना नहीं है उतना नहीं। आप अति मत करो। ये प्रश्नकर्ता कैसा है, अति वाला है, या तो 0 पे पहुंचता है तो 100 पे पहुंचता है, बीच का नहीं देखता कि भाई संबंध भी रहा है और घूमते भी रहे। ऐसा शंका, द्रव्येंद्रिय प्रमाण जीव प्रदेशों का भ्रमण नहीं होता क्योंकि ऐसा क्यों नहीं मान लेते? वो कह रहे भ्रमण नहीं होता ऐसा मान लो, न घुमा प्रदेश, न घुमा तो फिर हम तुम्हारी आंख भी ना घूम रहे हैं, आंख भी तई है, प्रदेश भी तो है, वो वाला होता ही है, तो ये वाला भी ऑप्शन, सब ऑप्शन तो खड़े कर रहे हैं, इसलिए ग्रंथ इतना बड़ा हो गया। ये धवला जो है ना इतनी बड़ी क्यों है? ये वीरसन स्वामी का चिंतन, वो जो प्रश्न नहीं खड़ा हो रहा तो खड़ा कर ले कि इसको जीव को पूरी बात समझ में आ जाए। नहीं, क्योंकि यदि द्रव्येंद्रिय प्रमाण जीवों का भ्रमणपना नहीं पाया जाता तो अत्यंत द्रुत गति से भ्रमण करते हुए जीवों को भ्रमण करती हुई पृथ्वी आदि का ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए यदि आत्म प्रदेशों के भ्रमण करते समय द्रव्येंद्रिय प्रमाण आत्म प्रदेशों का भ्रमण स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या लिखा है इन्होंने? अत्यंत द्रुत गति से भ्रमण करते हुए जीवों को भ्रमण करती हुई पृथ्वी का ज्ञान नहीं हो सकता। इनने तो यहाँ जो लिखा है वो मैं बोल देता हूँ, फिर इसका भावार्थ क्या है वो अपन कल सोच के बता देंगे। अभी तो इनने लिखा है कि कोई जीव बहुत ट्रेन में बैठकर जा रहा है, स्पीड में जा रहा है, द्रुत गति से जा रहा है। देखो पढ़ता हूँ एक बार। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो अत्यंत द्रुत गति से भ्रमण कर रहा है कोई, उसको भ्रमण करती हुई पृथ्वी आदि का ज्ञान नहीं हो सकता। अब उसको लग रहा है कि पृथ्वी चल रही है तो अगर ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका इससे क्या संबंध बैठता है। क्या मतलब ऐसा बता भी, ऐसा भी देख सकते हैं इसमें कि जैसे मान लो अपन स्पीड में भगत जा रहा है, अब पशु अपन समझ में ही नहीं आ रहा तो अपन पशु ज्ञान नहीं करो नहीं, लेकिन उसका आत्म प्रदेश चलाचल होने से क्या संबंध है? आत्म प्रदेश नहीं चलते माने तो क्या दिक्कत है? वो ऐसा बोल रहे हैं। मैं बोलूँ मतलब कह रहे परिभ्रमण करते हुए तुम बताओगे यदि मान लो उसको, तो उसमें ज्ञान कहाँ हो पाएगा? इसलिए स्थिर है तो ज्ञान हो रहा है, ऐसा मेरे को। चलो देखते हैं इसको, थोड़ा सोच लेंगे इस पर। बाकी कॉन्सेप्ट तो अपन को क्लियर हो गया है ना, आगे बढ़ते हैं। इस तरह इंद्रिय व्यपदेश को प्राप्त होने वाले उन आत्म प्रदेशों में जो प्रतिनियत आकार वाला और नाम कर्म की उदय से अवस्था विशेष को प्राप्त पुद्गल प्रचय है। अभी तक प्रदेशों की बात हुई, ये हुई थी अभ्यंतर निवृत्ति। अब अगला पैराग्राफ, अब लग रहा है क्या? बाह्य निवृत्ति। इस तरह इंद्रिय व्यपदेश को प्राप्त होने वाले उन आत्म प्रदेशों में जो प्रतिनियत आकार वाला और नाम आकार आ गया मतलब पुद्गल लग गया, और नाम कर्म की उदय से अवस्था को प्राप्त पुद्गल प्रचय है, वह बाह्य निवृत्ति है। सही है। चलो, मसूर के समान आकार वाले और घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण चक्षु इंद्रिय की बाह्य निवृत्ति होती है। ये हमारे केवली के ज्ञान से बता रहे हैं कि ये जो चक्षु के अंदर कितना है, उसका आकार है मसूर के समान, यानी आप अंडाकार समझो उसको। मसूर ऐसा ही होती है और कैसी होती है, मतलब गोल है, वो स्क्वायर, उसके कोने नहीं है, लेकिन वो गोल भी कैसा है, थोड़ा चपटा सा गोल ऐसा है ना। तो वो इस आकार का है, मसूर से कोई संबंध नहीं, और मसूर इतना बड़ा ही मत करना, आकार बस बताया। समझ रहे हैं आप? समझ कोई बहुत बड़ा हॉल हो और कोई किस आकार का, पुस्तक आकार का, तो उसका मतलब क्या है कि लंबा ऐसा बहुत है, ऐसा बहुत है, लेकिन हाइट थोड़ी है, बहुत हाइट नहीं। पुस्तक से इतना ही मतलब है उसका। ऐसे मसूर से कितना मतलब है? मसूर का आकार। और छोटा कितना है? घनांगुल के असंख्यात विभाग। यव की नाली के समान ऐसे चौड़ा आकार वाला और घनांगुल के संख्यात विभाग वाला श्रोत इंद्रिय की बाह्य निवृत्ति। श्रोत इंद्रिय की बाह्य निवृत्ति, इसकी जो निवृत्ति, बाह्य निवृत्ति मतलब ये नहीं बाह्य निवृत्ति का जहाँ एग्जैक्टली सुनाई दे रहा है, तो वो कह रहे वो है चौड़ा सा, ऐसा पतला तीखा सा है। फिर कदम्ब के फूल के समान आकार वाली घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण घ्राण की निवृत्ति है, उनका ऐसा बताना है। घनांगुल के असंख्यात विभाग और कदम्ब का फूल, तो वैसी कोई रचना अंदर है। और अर्धचंद्राकार अथवा खुरबा के समान, उनको कुल मिलाकर समझाना है। ऐसे जो होती वो रसना इंद्रिय की बाह्य निवृत्ति होती। स्पर्शन इंद्रिय की बाह्य निवृत्ति अनियत आकार वाली होती है। स्पर्शन इंद्रिय की कैसी है? अनियत, उसका अपन कोई आकार नहीं दे सकते। वह जगन्य प्रमाण की अपेक्षा घनांगुल के असंख्यात विभाग, क्योंकि निगोदिया इतना सा होता है, जितनी अपनी इंद्रिय बता रहे ना कि चक्षु इंद्रिय इतनी सी, घनांगुल की उतना वो पूरा होता है निगोदिया। तो स्पर्शन इंद्रिय उतनी है, और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट यदि आप जाओ, ये हो गया, और
ये हो गया। और उत्कृष्ट प्रमाण की अपेक्षा संख्यात घनांगुल महामत्स्य आदि 30 जीवों के शरीर में पाई जाती है। इस जगत में नेचुरली महामत्स्य से बड़ा कोई नहीं। महामत्स्य से बड़ा कितना है वो? 1000 योजन। तो 1000 योजन का कौन है भैया दूसरा? कोई नहीं है। देखो मनुष्यों में तो कोई है नहीं। मनुष्यों की उत्कृष्ट हाइट कितनी है? 525। धनुषों में ही हो गए आप तो पूरे योजनों की, एक योजन नहीं आया, वहाँ 1000 योजन लगे। फिर ये देवनार की भी कितने हैं? ये भी 7 हाथ। ये देवों देव, ये तो अपन से भी, देव तो अपन से भी छोटे हैं। 7 हाथ से लेके 1 हाथ पर मार। पहले स्वर्ग से चलो, ऊपर ऊपर कम हाइट है, पुण्य बढ़ रहा, देखो ऊपर हाइट कम हो रही है। तो ये क्या हो रहा है? उनके परिग्रह कम हो रहा है, हाइट कम हो रही, पत्नी बीवी बच्चे कुछ नहीं है उनके, बच्चे घर होते ही नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है, न भोगादिक है। पुण्यशाली है। पुण्यशाली मतलब क्या? सुखी। यही से तो बता दिया, कोई बाहर में पुण्य नहीं है, ठीक है। और वो तुम थोड़े से में देखते रहते हैं ऐसा वैसा, चलो जान दो उसको, अभी उस पर चले जाएंगे तो उसमें बहुत रस आता है अपने को। तो यहाँ पर बात चल रही है कि वो बहुत छोटे हैं, और ये भी मेरे ख्याल से जो नारकी हैं वो भी 1 योजन के भी नहीं होते, ये भी शायद मेरे ख्याल से 500 धनुष जितने भी होते हो देख लेंगे, ये भी बहुत छोटे होते हैं, योजनों में तो है ही नहीं कोई। इसलिए सबसे बड़ा कौन है? उसकी भी अवगाहना महामत्स्य की भी कितनी है? संख्यात घनांगुल। अपनी भी कितनी है? संख्यात घनांगुल। कल हमने आपको या परसों सिखा दिया, ठीक है। ऐसा चक्षु इंद्रिय के अवगाहना रूप प्रदेश सबसे कम है। देखो क्या बोल रहे हैं ये, अभी अपने को ये बता रहे हैं अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व यानी कि ये 5 इंद्रियों में बड़ा छोटा कौन है? चक्षु इंद्रिय के अवगाहना प्रदेश सबसे कम है। सबसे कम अब मात्र इतनी रहते हैं। अब कितना ही हो, अपने को बाहर से तो अपन कैसे ही नहीं बोल सकते, लेकिन ग्रंथ में क्या आया? सबसे छोटी। सबसे छोटी। बस अब उनने बोल दिया, अपन और लॉजिक मत लगाओ कि ऐसा वैसा है ना, ऐसा, ठीक है, ये हो गया। उससे संख्यात गुणे श्रोत इंद्रिय, कान दूसरे नंबर पे, संख्यात गुनी बड़ी है ना उतनी। फिर और संख्यात गुणे का मतलब होता है कम से कम दुगनी। दुगने से कोई कम होता है, ये सुन लो आप लोग शैली। कोई चीज किसी की 10% बस ज्यादा है, मैं 100 हूं और ये 110 है, तो 10% ज्यादा हुआ, दुगना नहीं है ना। गुने में दुगना होना चाहिए, कम से कम। सबसे छोटा संख्यात अपने जैन धर्म में 2 है। सबसे छोटा संख्यात क्या है? 2। दुगना होना चाहिए। यदि आप मैं 100 हूं और तुम 199 हो तो दुगने हैं क्या? इसको बोलेंगे संख्यात व भाग अधिक। संख्यात व भाग अधिक। संख्यात गुना में नहीं आएगा, अधिक तो है लेकिन भाजित अधिक है। भाजित, गुणित अधिक नहीं, भाजित 2.1 फिर तो सब चलेगा। तो कम से कम दुगना होता है, ठीक है। अपन बेसिक लेके चलते 2 ऐसा। उससे अधिक घ्राण इंद्रिय के प्रदेश है, ठीक है। फिर ये तो अधिक बस लिखा, तो अधिक में दुगना भी नहीं, क्या लिख दिया? केवल अधिक। एक तो क्रम भी देखो और क्रम में कितने गुना वो भी देखो। चक्षु को अपन रखो 0 मतलब बेस पे 1 पे रखो, उससे संख्यात गुना क्या होगा? कर्ण। उससे अधिक, अब गुणा नहीं है, पक्का है दुगने से कम ही है, क्योंकि अधिक में आप बोलो अब पूरा खुला है, ऐसा नहीं। पूरा खुला होता तो वो लिख देते कि संख्यात गुना। आगे पीछे की शैली भी देखो ना, घ्राण हो गया, उससे अधिक, इससे थोड़ा अधिक घ्राण, यहाँ हो गया 3 हो गए, उससे असंख्य गुणे। यदि ऐसा ही होता, सामान्य कहना होता, तो फिर वो असंख्यात भी क्यों लिखते? लिख देते खाली, लेकिन क्या बोले? असंख्यात गुणे जिह्वा में। अब असंख्यात गुणे जिह्वा में मतलब जिह्वा तो इतना ही है, इसका असंख्यात भाग आपको यहाँ मिलेगा, उससे थोड़ा कम यहाँ मिलेगा, और उससे संख्यात गुना कम। कितने कम प्रदेश होंगे आप सोच सकते हो, ठीक है। ऐसा उनसे अधिक घ्राण के, उससे असंख्यात गुणे जिह्वा के, और उससे संख्यात गुणे। अब जिह्वा तो हो गई बहुत बड़ी, अब जिह्वा को यदि पूरे शरीर से नापो तो वो असंख्यात नहीं जाना पड़ेगा, संख्यात में काम हो जाएगा। किस किस को ये समझ में आया? क्या बोला मैंने, याद हुआ नहीं, वो दूसरी बात है। सबसे कम आत्म प्रदेश किस में लगेंगे? चक्षु इंद्रिय में, उसको रखो 1। उससे ज्यादा कौन? कितने ज्यादा? संख्यात गुणी। तो पहले 5 चीजें हैं, तो जो अधिक वाली बात आएंगी वो 4 आएंगी। इन दोनों के बीच में कितना संबंध है? तो सबसे पहले है चक्षु, उससे अपने का ना संख्यात गुणी कर्ण लग गया। कर्ण से जाना कहीं पे? घ्राण पे। कितना ज्यादा? कि साधिक, बस अधिक, इतना जाना है अधिक। फिर यहाँ से घ्राण के बाद जिह्वा पे, जिह्वा पे जाना असंख्यात गुना,
और फिर यहाँ से वापस संख्यात गुना। तो संख्यात आ गया 2 बार, कहाँ कहाँ आ गया, चक्षु से इस पर जाने पर और जिह्वा से स्पर्श पे आने पर, और बाकी एक बार आया अधिक और एक बार आया असंख्यात गुना। असंख्यात गुना कब आया कि जब हमने नाक से इधर गए जिह्वा पे, तब असंख्यात गुना। क्लियर? बोरिंग हो रहा होगा शायद, हमें ऐसा लग रहा है। नहीं, बोरिंग नहीं भैया, ये ऐसी बात देखो, अपन को यदि ये बातें बोरिंग लग रही हैं तो फिर आपको सुहाएगा क्या, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि हाँ संरचना, ये प्रदेशों की संख्या बता रहा है। अल्प बहुत तो बता दिया कि क्रम से तो देखो स्पर्शन रचना घ्राण चक्षु कर्ण, ये वाला जो क्रम है ये तो है लब्धि की अपेक्षा, किस क्रम से मिलते हैं, लेकिन दूसरी अपेक्षा ये है, फिर तीसरी अपेक्षा कुछ और हो सकती है, लग सकती है अपेक्षा की नहीं लग सकती, ऐसी बात यहाँ पर आई। ठीक है, अब यहाँ पर अंतिम अपना 5 मिनट है, और ये अब जो मैं पढ़ रहा हूँ ये ग्रंथ का नहीं है, ये फूलचंद जी आदि ने इसमें क्या लिखा है, भावार्थ विशेषार्थ, इनको लगता है हमको कुछ बात कहनी चाहिए तो कह देते हैं। यहाँ इंद्रिय की अवगाहना बतलाकर जो चक्षु आदि इंद्रियों के प्रदेशों का प्रमाण बताया, वह इंद्रियों की अवगाहना के तारतम्यता का बोधक जानना चाहिए। तारतम्य नहीं, तारतम्य, तारतम्य का अर्थ बताया था हमने एक बार, आपको याद होगा किसी को? तारतम्य ऐसा होता है ना, मतलब जैसे गुड बेटर वेस्ट ऐसा। हाँ, सर को याद है, तर और तम, उच्च उच्चतर उच्चतम, तर और तम जब लगता है तब कंपैरिजन चालू होती है। तो आप उच्च व्यक्ति हैं, ये तो आपकी क्वालिटी बता दी, उच्च हैं, अच्छे हैं, लेकिन और अच्छे सबसे अच्छे। तो तर और तम को जोड़ो तो शब्द बन गया तरतम, और तरतम का भाव तारतम, आदि वृद्धि होगी और पीछे या लग जाएगा, तारतम है शब्द, तो कम ज्यादा होने का भाव है। अर्थात चक्षु इंद्रिय अपनी अवगाहना से जितने आकाश प्रदेश को रोकती है, अथवा आत्म प्रदेश, आकाश प्रदेश आत्म प्रदेश, उससे संख्यात गुने आकाश प्रदेशों को कौन है, श्रोत्र इंद्रिय, उससे विशेष अधिक आकाश प्रदेशों को घ्राण इंद्रिय, उससे असंख्यात गुनी जिह्वा, और उससे संख्यात गुने आकाश प्रदेशों को स्पर्शन इंद्रिय व्याप्त करती है। गोम्मट सार जीव कांड की अंगुल असंख्य भागम, ये गाथा का पहला शब्द है, कहीं भी ऐसा लिखे रहे ना, अंगुल असंख्य भागम इत्यादि गाथा। इत्यादि का मतलब क्या समझोगे? इनको आदि लेकर के हो, अब आप समझोगे ऐसी बहुत सारी 10-12 गाथा की बात चल रही होगी, लेकिन पंडित जी लोगों की और आचार्यों की भी शैली है, इत्यादि से वो केवल एक गाथा भी ले सकते हैं। क्योंकि इत्यादि का मतलब क्या बताया था अभी 2-3 दिन पहले मैंने, अभी एक सूत्र आया था ना, द्विइंद्रियादयस्त्रसाहा, तो द्विइंद्रियादय आदि, द्विइंद्रिय आदि में है जिसके, आदि का मतलब क्या है, द्विइंद्रिय आदि, हमने कमलेश चाचा आदि, तो आदि का मतलब क्या हुआ, कमलेश चाचा आदि में है जिसके, आदि मतलब भाई अपन अब उर्दू तो पढ़ते नहीं, अपन पढ़ते देवनागरी, उसमें ऐसे चलता है, लेफ्ट से राइट आऊंगा, अब जे बैठे सबसे लेफ्ट में, इनका नाम मैंने लिया, और कमलेश चाचा आदि अपना अपने साइन कर दो इस कागज पे, तो भाई यहाँ से चलेगा। आदि का मतलब क्या है कि जिस समूह के आदि में कमलेश है, ऐसा उसका भाव है। ऐसे ही यहाँ पर है अंगुल असंख्य भागम इत्यादि गाथा, तो मन में ऐसा बैठता बहुत सारी गाथाओं की बात चल रही, लेकिन भाव क्या है कि ये पद जिस गाथा की आदि में है, और हो सकता है कि वो और भी गाथा लेनी हो, लेकिन बहुभाग यही देखा जाता है कि वो केवल एक ही गाथा होती है। ठीक है, ये भी आपको बता दिया, पढ़ने की शैली है ये, लेकिन ये तब काम है जब अपन वहाँ जाकर खोलें और देखें कि भैया एक है कि 2 हैं, और पहले वो पढ़ी हो गए पहले से, आदि बात है। इत्यादि गाथा कथन की पुष्टि होती है, मतलब उन्होंने बोल दिया कि गोमट सार में विषय आया। अवगाहना के समान इंद्रियाकार आत्म प्रदेशों की रचना में यह क्रम लागू हो सकता है, परंतु राजवार्तिक में स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इस सूत्र की व्याख्या करते हुए रसना इंद्रिय से स्पर्शन इंद्रिय के प्रदेश अनंत गुने अधिक बताए। क्या बोल दिया? अनंत गुने बता दिए। अब सुनो, अब बात ले, सुन लो। राजवार्तिक में ये वाला जो सूत्र है जो अभी आपका चल रहा है ना, वो अभी चल रहा है पंचेंद्रियाणी। क्या सूत्र चल रहा है? पंचेंद्रियाणी द्विवृधानी निवृत्तुपकरणे द्रव्येंद्रियम लब्धुपयोगो भावेंद्रियम। फिर ये सूत्र आएगा स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी। तो अभी वास्तव में अपन कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं? अपन सब मिलके तत्वार्थ सूत्र पढ़ने बैठे हैं। तो उसकी सबसे पहली टीका कौन सी? सर्वार्थ सिद्धि। उसकी दूसरी टीका है तत्वार्थ राजवार्तिक। उसकी तीसरी टीका है तत्वार्थ श्लोक वार्तिक।
उसकी जो दूसरी टीका है अकलंक देव ने जो लिखी है उसमें लिखा है कि इंद्रिय से, मतलब ये रसना इंद्रिय से स्पर्शन इंद्रिय, जो आपने कितना बताया, संख्यात, असंख्यात भी नहीं बताया, संख्यात बताया, उसके अनंत गुणे बताए हैं। यह कथन इंद्रियों की अवगाहना और इंद्रियाकार प्रदेशों की रचना किसी भी प्रकार से घटित नहीं होती है, क्योंकि एक जीव के अवगाहन रूप क्षेत्र और आत्म प्रदेश अनंत प्रमाण या अनंत गुणे संभव ही नहीं हो सकते। संभव है कि वहां पर बाह्य निवृत्ति के प्रदेशों की अपेक्षा से कथन किया। क्या कह रहे हैं, सुनो। देखो ये पंडित, बात हो गई होगी। हाँ, लेकिन वो सही में देखा जाए तो वो नहीं बैठेगा, क्योंकि जो प्रकरण चलता है वहीं से बात चलती है। और जब आपने प्रदेश की बात चल रही है ऐसा क्यों कहा अनंत का? जैसे भी कहा हो भैया हो, मैं ये अब मैं पता क्या कहूँगा, पांडुलिपि जिसमें दोबारा लिखा होगा ना उसकी गलती हो। अच्छा, लिपि के कारण नहीं समझ अब और क्या बोलूँ भाई मैं, अब ये तो बोल नहीं सकता। अच्छा है। और ऐसा मैं मानता भी नहीं, मैं सच में नहीं मानता, मेरे को कोई रोस्ट करने का मजा नहीं है, मुझे उम्मीद नहीं है कि वो ऐसी गलती करेंगे। आत्म प्रदेशों को अनंत तो कोई नहीं मानेगा, अकलंक देव तो विशेषकर नहीं मानेगा। हो गई होगी किसी से गलती, क्योंकि लोगों को बोलो असंख्यात, तो अभी भी प्रवचन में देखता हूँ बोलो भी आत्मा के प्रदेश कहते अनंत, कैसे कि असंख्यात अनंत में अंतर नहीं बता। तो फिर पंडित जी लोगों ने अपनी तरफ से, फूलचंद जी आदि लोगों ने अपनी तरफ से क्या बोल दिया कि देखो भैया, माना कि इसके प्रदेश लो और पूरे स्पर्शन के प्रदेश लो, तो संख्यात गुणे का हिसाब बैठेगा। अनंत गुना किस प्रकार से होगा, मैंने बोला, आपने सुना क्या? वो कह रहे हैं जो रचना हुई है जिह्वा पे, जो पुद्गल के प्रचय हैं और शरीर के जितने पुद्गल हैं, इनको रखो तो अनंत गुना आ सकता है। परमाणु में अनंतपना पुद्गल परमाणु में हो सकता है। तो इन्होंने कह दिया, अब चाहे रक्षा की हो चाहे जो भी किया हो, पंडित जी लोगों ने अपनी तरफ से जो बेटर कर सकते थे, हो सकता है अपनी अकल भी न चलती, अपन को भक्ति बहुत है, आचार्य आचार्य बड़ो खराब, पेट में गुदगुदी हो रही, लेकिन बचा तो नहीं पा रहा है, गुदगुदी से कब होगी, इनने तो बचाई, इसलिए पढ़ाई लिखाई जरूरी आएगी। तो बस ये बोल रहे हैं कि एक जीव के अवगाहन रूप क्षेत्र और आत्म प्रदेशों का या तो अनंत प्रमाण हो या किसी से अनंत हो, ऐसा नहीं हो सकता। संभव है वहां पर बाह्य निवृत्ति प्रदेशों की अपेक्षा उक्त कथन किया हो, इतना है, ठीक है, ऐसा है। और अब इसके बाद जो गाथा आ रही है, गाथा वो क्या है, वीरसेन स्वामी उद्धृत करेंगे कि भैया ये जो हमने लिखा है, ये मसूर का आकार, ये एक आकार, ये हमने खुद से नहीं लिखा, ये परंपरा से जो गाथा प्राप्त हुई है, वीरसेन स्वामी की शैली है, पहले खुद लिख देंगे फिर बोलेंगे उत्तम जाने, कहा भी है और गाथा भी रख देंगे, तो उसे सामने वाले को सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज का प्रवचन हुआ, इसका सार यही है भैया, जीव की सत्ता होती है, इस पर ही फिर पूरा षटखंडागम खड़ा होता है। यदि आपको जीव की सत्ता स्वीकार नहीं है तो फिर गोमठ सार क्या है, कुछ भी नहीं, फिर तो आपको उस पर श्रद्धा नहीं है, केवल आप क्या कर रहे हो, स्टडी चल रही है। इसलिए पहले तो श्रद्धान हो कि भैया ये हमारे पिताजी हैं, उसके बाद हो कि भैया इनकी हाइट क्या है, इनका वेट क्या है, इनने कब पढ़ाई की, पापा तुमने कितनी पढ़ाई की, ये सब कब की बात होगी, जब पहले पापा है। ऐसे ही जीव है, फिर तो पता करें कि इंद्रिय से जानता है, फिर उसके इतने प्रदेश यहाँ लगे हैं वहाँ लगे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसी व्यवस्था जो है, मैं आपको खुला चैलेंज दे सकता हूँ बिना किसी गर्व के, ऐसा आपको अन्य किसी दर्शन में मिल जाए तो आपको बता देना, आपने कहीं भी ऐसी बात की हो कि इतना आकार है और ये है, केवल वो आपको बताएंगे कि भैया कर्म इंद्रिय होती, ज्ञान इंद्रिय होती, लेकिन और पंच इंद्रिय केवल जन्म में नहीं है, अन्य धर्म साइंस भी कितनी इंद्रिय मानता है, 5, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात काय में है, बड़ी बात इसमें है कि वो आपको आकार बता रहे हैं, उसका हायरार्की बता रहे हैं। और अभी आप आगे तो चलो, अभी तो अपन ने केवल 1 2 3 पेज हुए अपने, केवल 10 पेज और हैं इसमें, यदि आप उनको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी बात। इसीलिए एक बार संयम जी भाई सब क्लास ले रहे थे स्मारक में, तो उन्होंने कहा था कि तुम कुछ भी करवा सकते हो किसी से भी, लेकिन जिसने एक बार गोमठ सार आदि ग्रंथ पढ़ लिए उससे तुम ये नहीं करवा सकते कि जीव होता नहीं है, ये नहीं करवा सकते। जगत में तुमको काले को सफेद बुलवा सकते हो, किसी को पागल कर सकते हो, लेकिन जिसने एक बार षटखंडागम गोमठ सार भी, उनने गोमठ सार बोला था खाली, उतना भी कर लिया, तो आप उससे ये नहीं करवा सकते कि जीव नहीं होता। उसका पूरा बेस ही कहाँ से चालू है, जीव होता है। पहले तो जीवो, फिर मिथ्या इट्ठी सम्मा इट्ठी, ये सब बाद में, पहले तो क्या है, और प्रयोजन भूत इतने ही। समय सार क्या बोलता है, ये बोलता है कि ये गुणस्थान है, लेकिन जो गुणस्थान है वो जीव नहीं है। हम तो बात करते केवल उस जीव की,
लेकिन गोमड़ साहब का उतना मान लिया, अब का फ्री बैठे आ जाओ, थोड़ा ऊपर का बढ़ा दे, ऐसा है। चलिए बोले पंचकर्म